हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के सेशन में हम बात करेंगे जुलाई 31 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आगामी बैंक, एसएससी, रेलवे एग्जाम के लिए सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस सेशन को आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे से अगर स्टार्ट करें, क्योंकि आजकल एसएससी रेलवे में ऐसे क्वेश्चंस स्टैटिक बेस्ड पूछे भी जाते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? तो आप लोगों को अगर इसका आंसर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस पूरे सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में मिल जाएगी, और ऐप को आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में अनुमोदित सेमिकॉन 2.0 कार्यक्रम के लिए कुल कितना फाइनेंशियल आउटले जो है निर्धारित किया गया है? What is the total financial outlay approved by the Union Cabinet for the recently launched Semicon 2.0 program? अभी क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है ISM 2.0 इसको मंजूरी जो दी है, इसके लिए जो इन्होंने आउटले रखा है, पैसा कितना खर्च किया जाएगा, ये 1,27,500 करोड़ रुपीज़, इतना पैसा यहाँ पर खर्च किया जाएगा। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि ये स्कीम बेसिकली है क्या? ये भारत की सेमीकंडक्टर मिशन है और इसके लिए इतना इन्होंने जो अमाउंट है वो यहाँ पर रखा हुआ है। इसका मेन मकसद ये होगा कि भारत में खुद ही चिप बनाना और दूसरे देशों पर जो है निर्भरता कम करना है यहाँ पर। और आपको बताना चाहूँगा कि इस मिशन के जरिए जो चिप डिज़ाइन और रिसर्च और स्किल्ड वर्कर्स हैं, ये यहाँ पर तैयार किए जाएंगे और आने वाले समय में भारत जो है वो ग्लोबल हब बनकर निकलेगा। अभी जो MEITY के सेक्रेटरी हैं S कृष्णन, इन्होंने ये अनाउंसमेंट यहाँ पर किया। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग विच डेट्स? क्वेश्चन एक आ गया है कि अभी जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है, ये पूरे भारत में जो है एक ब्रेस्ट फीडिंग वीक के तौर पर जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं, और ताकि इसके एडवांटेज बताए जा सकें और हर एक नवजात को जो है माँ का दूध मिलना ही चाहिए। तो ये बेसिकली 1 से 7 अगस्त के बीच में ये वीक होता है और इसका मेन मकसद ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अवेयरनेस जो है वो फैलाना, ताकि बच्चों में जो है किसी तरीके की जो बीमारियां हैं वो ना हो और वो स्वस्थ आने वाले टाइम में रहें, और उनके पोषण में भी सुधार यहाँ पर करना। तो होता क्या है कि जो आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं और जो हेल्थ वर्कर्स हैं, ये लोग एक जागरूकता मिशन फैलाते हैं, और ये बेसिकली जो है आपका 1 से जो है 7 अगस्त के बीच में जो है ये होता है, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मंत्रालय है वो इस डे को जो है ऑब्जर्व यहाँ पर कराता है। बच्चों को पहले 6 महीने तक केवल माँ का ही दूध पिलाने की सलाह जो है वो दी जाती है। इसके बारे में WHO की अपनी गाइडलाइंस है, और इन सब चीज़ों को सपोर्ट WHO, यूनिसेफ एंड द वर्ल्ड अलायंस फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन जो WAB है ये भी करता है, और 1 से 7 अगस्त तक जो है इसको ग्लोबली रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए कई अलग अलग तरीके की कैंपेन्स चलती हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। In which weight category did Lovepreet Singh win the silver medal at the Commonwealth Games 2026? अभी आपको पता होगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत काफ़ी अच्छे पदक जीते हैं, और ये जो लवप्रीत सिंह हैं 2026 में इन्होंने जो है मेंस की 110 किलोग्राम वर्ग की जो कैटेगरी होती है उसमें इन्होंने जो है भारत का जो है झंडा लहराया, और अब जो है 110 किलोग्राम वजन वाले लवप्रीत इनको जो है अभी मेडल से नवाजा गया है। कुल बात की जाए तो 388 किलोग्राम वजन इन्होंने उठाया, और इनके साथ में एक है सीमा कालीरामना, तो इन्होंने भी महिलाओं की जो डिस्कस थ्रो है इसमें ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता है, और ये दोनों खिलाड़ी भारत के लिए जो है मेडल टैली को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई है। हाल ही में लोकसभा में पारित जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 किस मूल अधिनियम में संशोधन करता है? द रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल 2026 रिसेंटली पास्ड इन लोकसभा अमेंड्स विच ओरिजिनल एक्ट? तो ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 था, इसको अभी इसने ओवरकम कर दिया और जो नया बिल है वो पास कर दिया गया। तो मतलब 1969 का जो पुराना कानून था इसमें अमेंडमेंट करते हुए साल 2026 का जो रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल है ये पास यहाँ पर किया गया है। पहले एक रूल था, वो ये था कि जन्म या मौत की रिपोर्ट 1 साल से ज़्यादा लेट होने पर मजिस्ट्रेट या SDM की परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन जो नया बिल जो है 2026 बिल जो है ये
इसमें अगर बात की जाए देरी के हिसाब से तो 2 टायर सिस्टम इसमें बना दिया गया है। अगर देरी से 1 या 2 साल के बीच है तो पहले की तरह डीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अनुमति चाहिए होगी। अगर 2 साल से ज़्यादा की है तो अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास का ऑर्डर होना जरूरी कर दिया गया है, ताकि किसी तरीके से गलत इस्तेमाल इसका रोका जा सके। बहुत सारे लोग थे जो काफ़ी टाइम तक बताते ही नहीं थे और फिर किसी तरीके का कोई फ्रॉड करके बाद में जाकर डेथ सर्टिफिकेट ले लेते थे, या उसका जो अमाउंट मनी एडवांटेज था वो भी ले लेते थे, क्योंकि केस काफ़ी पुराना हो जाता था। तो अब इन्होंने कह दिया है कि भाई बहुत ज़्यादा पुराना है तो ये चीज़ करनी पड़ेगी, और अगर और भी बहुत पुराना है, 2 साल से ज़्यादा का पुराना है, तो उसमें जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है एट द फर्स्ट क्लास का ऑर्डर जो है वो होना ज़रूरी है, ताकि इसका गलत इस्तेमाल रोका जा सके। तो ये रूल्स यहाँ पर अमेंड किए गए हैं। हाल ही में निधन हुए जनरल विश्वनाथ शर्मा भारतीय सेना के कौन से COAS रहे थे? तो क्वेश्चन एक आ गया कि भारत के पूर्व जो थल सेना प्रमुख हैं, फॉर्मर COAS, तो इनका जो है जनरल विश्वनाथ शर्मा जी का 96 साल की आयु में नई दिल्ली में निधन हुआ, और ये भारत के 14वें COAS रहे थे। 1 मई 1988 से 30 जून 1990 तक जो है देश के 14वें सेना प्रमुख के तौर पर जो है इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। अगर आज़ादी की बात की जाए तो उसके बाद ये कमीशन बनने वाले पहले ऐसे अधिकारी थे जो आर्मी चीफ यहाँ पर बने थे। तो 96 वर्ष की आयु में इन्होंने अलविदा कह दिया, और फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के तौर पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी, और ये 14वें आर्मी चीफ ऑफ द स्टाफ के तौर पर जो है अपनी सेवाएं भारत में दे चुके हैं। हाल ही में भारत का पहला संप्रभु समर्थित सोवेरियन बिग्ड प्रोटेक्शन एंड इंडेमिनिटी बीमा उत्पाद किस पहल के तहत जो है लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला इंडियाज फर्स्ट सोवेरियन बिग्ड प्रोटेक्शन एंड इंडेमिनिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली अंडर विच इनिशिएटिव। तो ये भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, इसके तहत जो है इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी DFS ने, जो वित्त मंत्रालय का जो वित्तीय सेवा विभाग होता है, डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस, तो उसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो होगा क्या कि भारत ने अब अपना पहला जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, ये मैरीटाइम इंश्योरेंस है, मतलब कि जो समुद्री बीमा इसको कहेंगे, तो अभी इसको लॉन्च किया गया है। तो इस योजना का मेन मकसद ये है कि भारत के जो समुद्री व्यापार को जो विदेशी प्रतिबंध हैं, जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं और जो राजनीतिक हलचल हैं, इनसे बचाना है। इसे सरकार की तरफ से 12,980 करोड़ रुपए की गारंटी जो है सोवेरियन गारंटी यहाँ पर दी गई है। तो ये फिगर इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसके आने से जो विदेशी बीमा कंपनियां हैं, इन पर जो है भारत की निर्भरता काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसे द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है इसने तैयार किया है, जो जहाज और सामान जो है वो दोनों का यहाँ पर बीमा करेगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इसको तैयार किया गया? डिजाइन्ड स्पेसिफिकली बाय द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। Which country has recently launched the FABRA UPI cross-border payment corridor with India for real-time digital fund transfers? हाल ही में किस देश ने भारत के साथ जो है अभी वास्तविक समय के डिजिटल फंड ट्रांसफ़र के लिए जो FABRA UPI है, इसका अभी जो ये कॉरिडोर है, इसका अभी शुभारंभ यहाँ पर किया है। तो मालदीव्स की अभी जो ये भुगतान प्रणाली है, इसका नाम है FABRA। तो इसको भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI के साथ यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो अब ये इंडिया के UPI पेमेंट के साथ में इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि मालदीव से भारत में तुरंत पैसे, रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर फंड ट्रांसफ़र जो है वो यहाँ पर भेजा जा सकेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर है, और इस काम को जो है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL और मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी MMA ने मिलकर जो है यहाँ पर पूरा इसको किया है। तो बैंक ऑफ मालदीव और जो मालदीव इस्लामिक बैंक के जो कस्टमर हैं, वो अपने मोबाइल ऐप से सीधे भारत के UPI अकाउंट्स में सीधे पैसा यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकेंगे। विच इंडिजिनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल DSV हैज़ बीन रिसेंटली inducted by the Indian Navy to strengthen the deep sea rescue capabilities? अभी भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में गहरे समुद्र के बीच में जो बचाव क्षमता को मजबूत करने के लिए किस स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट विजल इसको शामिल यहाँ पर किया गया है? तो इसका नाम है INS निपुण। तो ये INS निपुण, इसने जो इंडियन नेवी है इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है, और आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसे विशाखापट्टनम के जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL है, उसके द्वारा जो है इसको तैयार
किया गया है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो पोत है वो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि भी है भारत की तरफ से, और इस जहाज़ का लगभग 75% हिस्सा भारत में ही तैयार किया गया है। तो ये एक इंडिजिनियस कंटेंट है। और निपुण की बात की जाए तो निपुण में जो है गहरे समुद्र में उतरने के जो सैचुरेशन जो डाइविंग सिस्टम्स होते हैं वो यहाँ पर इसमें लगाए गए हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि ये पानी के भीतर काम करने वाला जो ROV होता है रोबोट, वो भी यहाँ पर है, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है बेसिकली। और ऐसा कहा जा रहा है कि पानी के भीतर काम करने वाले रोबोट इसमें लगा दिए गए हैं। तो ये जो है सबमरीन रेस्क्यू और गहरे समुद्र में जो है डीप सी ऑपरेशंस के लिए मुख्य जहाज के रूप में काम यहाँ पर करने वाला है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड Competitor Foundation report, India has climbed how many places to secure which rank globally in the competitiveness reform index? क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो कॉम्पिटिटिव फाउंडेशन है इसकी रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो जो मार्केट डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स है MDPI, इसमें जो है भारत की रैंकिंग अभी काफ़ी सुधर गई है और भारत 2010 में 82वें पायदान पर था और 2023 में छलांग लगाकर 97वें पायदान पर आ गया, यानी 25 पायदान ऊपर यहाँ पर ये रेटिंग है। तो इस रिपोर्ट का जो नाम है वो है इंडिया नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर, जो 2010 से 2023 तक के बीच में जो डेवलपमेंट होते हैं, जो सुधार होते हैं, उन सब रिफॉर्म प्रोग्रेस के लिए ये की गई है। तो 2010 से 2023 के बीच में मतलब 13 सालों का डेटा है इसके अंदर। तो आप ये मत सोचना है कि 2026 में क्यों नहीं आई, तो ये 2010 से 2023 है। आने वाले टाइम पर जब कभी आएगी तो 2024 से लेकर ये हो सकता है 36, 33, 35 में ये बेसिकली आए। तो है क्या कि भारत की इस तरक्की के पीछे जो GST इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और व्यापार से जुड़े जो है बड़े सुधार यहाँ पर हो रहे हैं। इस इंडेक्स की 3 जो मेन चीज़ें हैं वो आपको समझनी चाहिए। एक है प्रॉपर्टी राइट, प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी राइट। दूसरा क्या है कि डोमेस्टिक कंपटीशन, और एक है इंटरनेशनल कंपटीशन। तो रिपोर्ट ये सलाह देती है कि भारत को आगे भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए जो नियम है और व्यापार की बाधाओं को कम यहाँ पर करना चाहिए, मतलब कि फ्री काफ़ी डिसीजंस हो ताकि जो आसानी से भारत का व्यापार देश दुनिया में अपनी पकड़ बना सके। हाल ही में नियोजित अंतरिक्ष वस्तु स्पेस ऑब्जेक्ट को पुनः री एंट्री के लिए किस संस्था की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है? तो अभी रिसेंट में अप्रूवल फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन इज नाउ मैंडेटरी फॉर द प्लान्ड स्पेस ऑब्जेक्ट री एंट्री। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो इन स्पेस है इसने जो भारतीय अंतरिक्ष नीति है 2023, तो इसके तहत जो स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी वापसी के लिए बहुत सख्त नियम जो है वो यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। इसमें क्या होगा, इसके तहत किसी भी कंपनी को अंतरिक्ष से किसी वस्तु को वापस लाना प्लान्ड री एंट्री से पहले जो है परमिशन लेनी होगी। अगर कोई विदेशी कंपनी भारत के ऊपर अंतरिक्ष यान को वापस लाना चाहती है तो उसे भारत के किसी रजिस्टर्ड कंपनी के जरिए जो है यहाँ पर अनुमति लेनी होगी। तो पहले तो ये एक पॉइंट है। तो ये जो रूल है बेसिकली इसके हिसाब से यही कहा जा रहा है कि जो री एंट्री होगी इसके दौरान इंसानों को जो है नुकसान होने की संभावना जो है वो ऐसा कहा जा रहा है कि 10,000 में से 1 से भी कम यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अंतरिक्ष में इस तरह के अभियान के दौरान होने वाले किसी भी नुकसान की जो पूरी जिम्मेदारी है वो यहाँ पर ऑपरेटर की होगी। तो इस फ्रेमवर्क का मेन एम ये होगा कि जो उपग्रह और रॉकेटों को सुरक्षित तरीके से हटाना और देश के प्राइवेट स्पेस सेक्टर को यहाँ पर बढ़ावा देना। हाईलाइटेड पॉइंट्स को जरूर रीड करा करिए, हर क्वेश्चन के हाईलाइटेड पॉइंट आपको PDF में मिलेंगे। हाल ही में AI आधारित पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने हेतु किस मंत्रालय ने इंडिया AI के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? विच मिनिस्ट्री रिसेंटली साइंड एन MOU विद इंडिया AI टू प्रमोट AI इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो यह मिनिस्ट्री ऑफ द आयुष इनके द्वारा ये हुआ है। तो आयुष मंत्रालय और जो इंडिया AI मिशन है इन्होंने एक MOU पर हस्ताक्षर यहाँ पर किए। तो पूछा जा सकता है मिनिस्ट्री ऑफ द आयुष और इंडिया AI मिशन, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, MEITY। तो ये एक MOU साइन किया गया है ताकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये पूरे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है इसमें आसानी से एक्सेलरेशन एडॉप्शन यहाँ पर हो पाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और आयुष मंत्रालय जो है उसने अपना हेल्थ डेटा और AI मॉडल्स को भारतीय सरकारी जो AI जो स्टोर्स हैं जो इसको बोलते हैं AI कोर्स, तो इसके साथ में बेसिकली जोड़ेगा। ठीक है। PM सूर्य सरोवर योजना का कुल जो है आउटले वो यहाँ पर कितना है? तो ये बेसिकली 5070 करोड़।
तो अभी जो यूनियन कैबिनेट है इन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, फुल फॉर्म जरूर याद रखना, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में यहाँ से पूछा जाएगा कि अभी यूनियन कैबिनेट में जो प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना है PMSSY, इसके लिए आउटले जो है वो रखा है 5070 करोड़ का। तो होगा क्या कि इस योजना के तहत जो झीलें हैं, लेक्स हैं और जो पॉन्ड हैं और पानी के अन्य स्रोत हैं, इस पर 5000 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट जो हैं वो यहाँ पर बनाए जाएंगे। इससे ज़मीन पर पड़ने वाला जो है प्रेशर वो भी कम होगा और पानी की ठंडक से जो है सोलर की जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पर ज़्यादा बेहतर काम करेगी। हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिक ने सूर्य के ऊपर वायुमंडल के तेज घूर्णन की खोज यहाँ पर की है? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कौन से वैज्ञानिक है, इन्होंने ये खोज की है कि जो ऊपर का जो सोलर कोरोना है, जिसको बोलते हैं ऊपरी वातावरण, उसकी दिखाई देने वाली सतह से काफ़ी तेज़ी से ये बेसिकली घूमती है। तो ये जो कारनामा किया है वो क्या है, ARIES, इसके द्वारा यहाँ पर किया गया है। तो बेसिकली जो अभी ये है कि जैसे सूर्य की सतह से ऊंचाई बढ़ती है ना, तो ये कहा जा रहा है कि इसके घूमने की गति, जो रोटेशन स्पीड है, वो भी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो ये जो खोज है वो फिजिक्स के जो पुराने लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम है, इसको यहाँ पर चुनौती देता है, जिसके तहत ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इस रिसर्च को नैनीताल की जो ARIES संस्था है, तो इसके द्वारा जो है इसको जो है किया गया। इसका नाम है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द ऑब्जर्वेशनल साइंस। तो वैज्ञानिकों ने इस अध्ययन के लिए जापान के जो नोबेयामा जो रेडियो हेलीग्राफ है, इसके डेटा और एक खास तकनीकी का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो रिसर्चर्स हैं वो उन्होंने ऑब्जर्वेशन कहाँ से लिए, तो जापान का है, यह है नोबेयामा रेडियो हेलियोग्राफ। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 डायमेंशनल इमेज एक्सलेशन टेक्निक है जो डिटरमाइन करेगी सन के एटमॉस्फेरिक रोटेशन को। यहाँ पर What percentage of the vacancies are reserved for the ex-agniveers for the post of the constable general duty under the recently notified SSB rules 2026 by the MHA? ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स है MHA, इन्होंने नोटिफाई करा है कि जो SSB रिक्रूटमेंट रूल्स 2026 हैं, इसमें 50% जो है हम कांस्टेबल के लिए जो है यहाँ पर जो है वो देने वाले हैं आरक्षण। ठीक है, तो ये 50% रिजर्वेशन फॉर द एक्स अग्निवीर्स इन द SSBs कांस्टेबल GD पोस्ट, तो इसके लिए जो है अभी हो रहा है। अभी क्या है कि जो अग्निवीर्स हैं इनका ऑफिसर लेवल पर नहीं हो रहा है, केवल जो क्लेरिकल कैडर है और एक तरीके से जो कहते हैं आर्मी में जो सैनिक सोल्जर है, तो उस बड़ी भूमिका में इनकी ड्यूटी यहाँ पर लग रही है। तो ये कहा गया है कि जो 50% है आपका, वो यहाँ पर नोटिफाई किया जा रहा है कांस्टेबल जनरल ड्यूटी वैकेंसीज के लिए। तो अग्निवीर और साथ में क्या रिसीव करेंगे, 3 साल का अपर एज रिलैक्सेशन, 5 साल का रिलैक्सेशन जो पहला बैच है उसके लिए, क्योंकि धीरे धीरे रिक्रूटमेंट यहाँ पर आ रहा है, और एग्जामिनेशन फ्रॉम द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PET अब इनका नहीं होगा। ठीक है, साथ में रिटन एग्जामिनेशन ये भी इनका नहीं होगा। तो ये बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पर मिल रहे हैं। दे विल ओनली नीड टू क्वालिफाई, जो फिजिकल स्टैंडर्ड है और मेडिकल एग्जामिनेशन है इनको क्वालिफाई करो और नौकरी बिंदास करो। तो मुझे लग रहा है कि आर्मी से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर जो कांस्टेबल जनरल ड्यूटीज़ हैं SSBs में, इसमें जो है यहाँ पर ये आएंगे। विच कंपनी एक्वायर्ड द मेजॉरिटी स्टेक इन मैग्मा जनरल इंश्योरेंस? तो अभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो मैग्मा जनरल इंश्योरेंस है, इसमें जो बहुमत हिस्सेदारी उसका किस कंपनी ने खरीदी है? तो ये पतंजलि आयुर्वेद ने है। तो जो IRDI है, इन्होंने पतंजलि आयुर्वेद और जो DS ग्रुप के द्वारा जो मैग्मा जनरल इंश्योरेंस है, इसके अधिग्रहण की मंजूरी जो है वो यहाँ पर दे दी है। साथ में क्या हुआ है कि इस डील से बीमा सेक्टर की जो सभी कानूनी जो नियामक बाधाएं हैं वो यहाँ पर पूरी हो गई हैं, और ये सौदा जो है ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 4500 करोड़ के आसपास में ये बेसिकली भारी भरकम कीमत पर तय हुआ है। तो इस समझौते के तहत जो पतंजलि आयुर्वेद है, इसमें 73.56% हिस्सेदारी करेगा, जबकि DS ग्रुप जो है वो 25% के आसपास है, 24.5% ले रहा है। तो जो मेजॉरिटी स्टेक है वो पतंजलि के पास में यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे एक क्वेश्चन बताइएगा कि आगामी जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स अभी जो चल रहे हैं ग्लासगो वाले, इसका जो अगला इसका सेशन है वो कहाँ पर होगा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टू द पॉइंट क्वेश्चंस की बात करें तो 5 क्वेश्चन मैं हमेशा पूछता हूँ। ये लास्ट सेक्शन में मैंने क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था बैंक के लिए। वो कौन सी कमेटी है जिसने फॉर्मेशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC के फॉर्मेशन के लिए कहा था? ये उर्जित पेटल कमेटी थी। 2013 का टाइम था उस दौरान।
तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और आज के 5 क्वेश्चन ये हैं, आप इनको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बैंकिंग का भी, स्टैटिक का भी, हिस्ट्री का भी, हल अलग अलग तरीके के हम क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। हमारा जो करंट अफेयर्स फंडा का सेगमेंट है वो आपको डेली, वीकली, मंथली एवरीथिंग जो है वो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और कोई डाउट है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, और हमारी टीम आपके लिए करंट अफेयर्स डेली लेकर आती है। तो कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं 4481691188 पर। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप इसमें मैसेज करेंगे, हमारी टीम आपको उसका रिप्लाई कर देगी। आगे हम फिर मिलेंगे, टेलीग्राम पर भी हमें आप सर्च करेगा करंट अफेयर्स फंडा के नाम से। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।